एक गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, छुरियां चल जाए गोली बानी नाल बे। गुड इवनिंग साथियों, क्या हाल चाल है? आशा करते बहुत बेहतर होंगे। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, जो टॉप 30 जी के क्वेश्चन की क्लास है हम वो शुरू करेंगे। ठीक है, बिना कोई समय गवाए लतीफे बांधे हुए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका? उधर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन देख के आंसर करिए, या आप वीडियो को रोककर आंसर दे सकते हैं। तो बताइए, ब्लू व्हेल, ये आपके पास कोई और जानवर आपको दिख रहा है? शुतुरमुर्ग, नीलगाय, डायनासोर, कौन देता है सबसे बड़ा बच्चा? तो कौन होता है? ब्लू व्हेल का सबसे बड़ा बच्चा होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? केंद्र कोशिका, मेरुरज्जु कोशिका, तंत्रिका तंत्र, या तंतु कोशिका? किस कौन सी सबसे बड़ी लंबी कोशिका है? बताइए। तो वो कौन सी आपकी? तंत्रिका तंत्र। कौन सी? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये बात याद रखना। जबकि जबकि लंबी होती है। जबकि अगर यूनिवर्स में बात की जाए तो सबसे बड़ी किसकी होती है आपकी? ठीक है, शुतुरमुर्ग की। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी क्या होती है? कोशिका होती है। ये बात याद रखना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए हमको, अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन था? तो बीरबल, महेशदास, टोडरमल, या मुल्ला? ये मुल्ला नहीं, दरअसल ये मुल्ला है। क्या है? वो है आपका मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, कौन था इनमें से अकबर के समय फाइनेंस मिनिस्टर? तो कौन थे वो? टोडरमल साहब। कौन थे? टोडरमल। ठीक है, बात याद रखना। ठीक है, राजस्व का काम पूरे ही देखते थे, घोल घपले घोटाले का काम पूरा इन्हीं का जिम्मेदारी था। आगे बढ़ते हैं। सूर्य विषुवत रेखा पर साल में कितनी बार लंबवत होता है? 3 बार, 4 बार, 1 बार, 2 बार? ये आपकी स्क्रीन के सवाल हैं। बताइए कितनी बार होगा साल में? तो सही आंसर क्या है इसका? वो है आपका 2 बार। कितनी बार? 2 बार सूर्य विषुवत रेखा, ठीक है, जो भूमध्य रेखा है उस पर क्या होता है? लंबवत होता है। इसको आप कुछ ऐसे समझ लीजिए, ये आपकी अर्थ है। 2 मिनट, अर्थ इतनी खतरनाक तो नहीं है, बनाने का कोशिश करते, काल्पनिक आप मान के चलिए। ठीक है, ये आपका कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिण ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अभी इधर से क्या है? एक रेखा निकली है। कौन सी रेखा है? आपकी भूमध्य रेखा। एक रेखा ऊपर ले लेते हैं, जो रेड कलर में दिखा देते हैं। फिर एक रेखा क्या नाम से, एक इस कलर में ले लेते हैं, क्लियर, हल्की सी पिंक टाइप की जो भी है। चलिए, अभी होगा क्या? कितनी बार? तो ये कौन सी रेखा है? जैसे उधर लिखा है विषुवत रेखा, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो मैं खाली इधर शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, भूमध्य रेखा। क्लियर? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको? कर्क रेखा। और इसको बोलते हैं आपकी मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी क्या होगा? अभी इधर दिया है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। किस पर? विषुवत रेखा पर लंबवत। सूर्य अभी इस समय कहाँ है? इधर आसपास घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है? इस तरफ घूम रहा है। तो सूर्य अब इस तरफ चलना आएगा तो कहां पहुंचेगा? मार्च। कब पहुंचेगा? मार्च के आसपास। ठीक है, तो कब? 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को। ठीक है, ये बात याद रखना। 21 मार्च को लंबवत हुआ। अब यहां से चलता जाएगा तो आप देखेंगे कि भारत की स्थिति यहां पर है। यही कारण है कि सूर्य इस तरफ उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा 21 मार्च के बाद। और 21 जून को कब पहुंच गया? 21 जून को। ध्यान रखना, कौन सी तारीख है की? आपकी 21 जून को। अब सूर्य कहां पहुंच गया है 21 जून को? आपकी कौन सी रेखा पर? कर्क रेखा पर। तो 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 मार्च को कहां पर? आपके भूमध्य रेखा पर। ठीक है, अभी मैं इधर बताऊंगा कि इधर कब आएगा, मकर रेखा पर। इधर हो 21 जून। अब जाहिर सी बात है कि सूर्य इसके ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, अभी नियम है, सूर्य जून के बाद नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे आएगा तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। कब? सितंबर। तो वो कौन सी डेट है? 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या होगा? 2 बार। एक बार ऐसे गया था, फिर जून में यहां तक रहा, एंजॉय किया, इधर से आने के बाद सितंबर में इधर से जाना होगा। और यही कारण है कि सितंबर के बाद हमें ठंड महसूस होने लगती है। तो सूर्य क्या होगा? इधर आना हो जाएगा। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य क्या होता है? दक्षिणायन हो जाता है। फिर सूर्य इधर आ जाता है सीधे दिसंबर, माफी चाहूंगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर को कब? 22 दिसंबर को।
22 दिसंबर को सूर्य डायरेक्ट यहाँ चमकता है, कहां पर? आपके मकर रेखा पर, जो ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका है वो, ठीक इधर इधर चमकेगा 22 दिसंबर को। क्लियर है? 22 दिसंबर को। अब इधर तक होगा, फिर इसके बाद नहीं था। 22 दिसंबर के बाद फिर से वापस जाना शुरू हो जाएगा। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर से साइकिल चलती रहती है। तो हम आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे। क्लियर है? तो 21 जून को कहां पर? कर्क रेखा पर, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को कहां पर? भूमध्य रेखा पर। और 22, माफी चाहेंगे 2 मिनट, 22 दिसंबर को कहां पर? आपके मकर रेखा पर। क्लियर? ये बात याद रखना। तो ये सूर्य की स्थिति होती है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। दिल्ली से देवगिरी राजधानी किस शासक ने हस्तांतरित की? और ये सबका इसका एक कहें कि मूर्ख कामों में से एक काम था। ठीक है, वो कौन था? अपना मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। ठीक है, ये बात याद रखना। ये अपने उठपटांग कामों के लिए जाना जाता है इतिहास में। क्लियर है? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसने ऐसा किया था कि दिल्ली से राजधानी है जो देवगिरी, आज का ले कहाँ है? आपके किस राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। किस में पड़ता है? महाराष्ट्र में, देवगिरी। तो वहां पर इसने हुआ था, राजधानी हस्तांतरित की और जनता से बोला तुम भी साथ चलो। ये खतरनाक डिसीजन था इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। गुप्तकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, स्वतंत्र, आंत। ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। अब ये ऐसी कोई चीज होती नहीं है, खाली डाल दिया PDF में, सामने वाले को ऑप्शन नहीं मिले। इसमें से सही क्या है? राजतंत्रात्मक। क्या है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था क्या थी? गुप्तकालीन एक व्यवस्था है। क्लियर? भारत में वर्तमान में कौन सी है? लोकतंत्रात्मक। कौन सी है? लोकतंत्रात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां प्रश्न, देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? कौन? देवभूति किस वंश का अंतिम शासक था? गुप्त वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, देव वंश। तो सही आंसर क्या है इसका? शुंग वंश। शुंग वंश। कौन? शुंग वंश। और इसकी हत्या किसने कर दी थी? इसी के साथी थे वासुदेव भाई, वासुदेव कर्ण ने। ठीक है, उसने कैसे हत्या कर दी? मोमोस वोमोस खिलाकर, जो भी भगवान जाने। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने इसकी देवभूति की हत्या कर दी थी, शुंग वंश की। ठीक है, अंतिम शासक था। इसी के बाद कर्ण वंश की नींव पड़ती है भारत में। क्लियर है? ये बात याद रखना। अब मेरे को आप कमेंट करके बताएंगे कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, बहुत ही चर्चित व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। लेह और क्या नाम से आपके श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सबसे पहली बात तो दर्रा क्या है? कोई रस्सी वस्सी है क्या, कि कोई पट्टा वट्टा है? इधर लिखा है रोहिला दर्रा, ऐसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, इधर जोहिला दर्रा, सिक्किम दर्रा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, इनमें से कौन सा दर्रा है जो क्या नाम से आपको लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो सही आंसर इसका क्या है आपका? वो है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। लेह जो लद्दाख में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में का एक शहर है। ठीक है, बात याद रखना। क्लियर है? इतनी बातें रखना। अब सवाल है दर्रा क्या होता है? तो दर्रा क्या होता है? जो दो आपके पर्वत हैं, दो पर्वत हैं, उनके बीच का रास्ता। ठीक है, अभी जैसे मान लो एक है, ठीक है, और मैं एक इधर बना देता हूं और इधर से एक ऐसी सड़क निकाल देता हूं। ठीक है, तो दो दर्रों के बीच से जो सड़क निकली थी, दो पर्वतों के बीच से, पर्वतीय इलाकों से, वही क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला, दिव्या जीवन संघ के संस्थापक कौन है? दरअसल दिव्या नहीं है, ये क्या है? दिव्य है। क्या है? दिव्य। जीवन संघ के संस्थापक कौन है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है आचार्य प्रेमानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी अरविंद घोष। तो सही आंसर क्या है इसका? क्या मिल जाएगा आपको? स्वामी विवेकानंद। कई कई जगह पे अरविंद घोष भी मिलता है। ठीक है, तो तुम्हारा भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि सामने जो बॉडी एग्जाम दे रही है वो किसको मानती है। भारत में चलन अलग से चल पड़ा है, आंसर होता कुछ और है, जो एग्जाम बॉडी ले रही है वो कुछ और ही मानती है। क्लियर? ये बात याद रखना। तो क्या मेरी गर्दन मत पकड़ना, थोड़ा सा मैच्योर बनो, है ना, चीजों को लेकर। कई तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं, मतलब हैरत की बात होती है, कोई टीचर है, पढ़ा रहा है, गणित पढ़ा रहा है, साइंस पढ़ा रहा है, रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, जीके वीके पढ़ा रहा है, और टीचर उससे स्टूडेंट आके क्या पूछता है? साहब फलानी नौकरी की नोटिफिकेशन कब आएगी? है हदी हो रखी है, मतलब पढ़ा क्या रहा है बंदा, बात किसकी हो रही है, तुम पूछ क्या रहे हो? तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी होते हैं। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सी मजबूत होने की जरूरत है, उन्हें अपनी समझ में और इजाफा करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अभी सवाल है कि रेलवे चल रही है, तो रेलवे जो इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रेनें बना रहे हैं मोदी जी और रेलवे मंत्रालय, सवाल है कि जो उसमें इनकम होती है रेलवे को, वो कैसे होती है? ठीक है, तो सबसे बड़ा इनकम क्या उसमें? रेल टिकट, रिजर्वेशन सुविधा, माल भाड़ा, बिना टिकट यात्रा। ठीक है, वो सॉरी, ये कोई ऑप्शन नहीं होता, वैसे डाल दिया है मजाक के लेके। ठीक है, जो इस श्रेणी के व्यक्ति हैं वो थोड़ा कमेंट करके बता सकते हैं, है ना।
बाकी रेल टिकट से कोई नहीं होता है, आपको पता है, वो इसी का एक क्रम है। रिजर्वेशन सुविधा भी कोई नहीं होता, उससे कोई कमाई नहीं होती, क्योंकि बहुत सारा, दरअसल रेलवे को जो कमाई होती है वो होती है माल भाड़े से, ठीक है। अभी क्या होता है, व्यक्ति है वो रेलवे में चढ़ा, क्या गारंटी कि वो टिकट ले, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं लेते हैं, बहुत सारे का जिनका हो गया एक्सपीरियंस, वो कमेंट में लिख देना। तो सबसे बड़ा अभी क्या है, रेलवे को अगर इनकम होती है कहीं से, तो वो है रेलवे का भाड़ा। अभी आपने कोई सामान भेजना है रेलवे में, तो आपको एक ही चीज है कि भाई पैसा तो देना पड़ेगा ना, वो थोड़ी ना विदाउट टिकट जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो वो एक मजबूरी है कि आपको देना पड़ेगा। तो रेलवे के लिए सबसे बड़ा जो रिसोर्स इनकम का, वो भाड़े से आता है भाई, टिकट विकेट से नहीं आता, जनता से उसको कोई इनकम नहीं होती, ना के बराबर होती, आप तो ये समझ लो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जस्ता की प्रसिद्ध खाने किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कौन सा है बता सकते हैं? तो सही आंसर क्या है इसका? एक आपका सीसा और जस्ता, और एक और ले लो आप, चांदी। इनके लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान प्रसिद्ध है। राजस्थान में भी जो प्रसिद्ध है आपके लिए जस्ता के लिए, वो क्या नाम से, चित्तौड़गढ़ जो जिला है, ठीक है, वो वहां पर पड़ती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? ठीक है, क्यों पहुंचा था नहीं मालूम, ठीक है, मजाक कर रहा हूं। एक व्यक्ति था जलालुद्दीन, उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। फिर जलालुद्दीन ने क्या हुआ, इल्तुतमिश से मदद मांगी कि आप हमको शरण दे दो। लेकिन भाई को इसका डर लगा, चंगेज खां खतरनाक आदमी था, उसने बोला इधर शरण नहीं मिलेगी, काम करो तुम जाओ, भाग जाओ। तो वो एक जलालुद्दीन नाम का व्यक्ति ने पीछा किया, इल्तुतमिश के शासनकाल में वो पहुंचा था सिंधु नदी पर। कौन? चंगेज खां, एक व्यक्ति का पीछा करते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बांडीवास, ध्यान रखना, ये बांडीवास है, क्या है बांडीवास का युद्ध, ये बात याद रखना, ठीक है, क्लियर। और ये कब हुआ था आपका? जनवरी 1760 में। कब हुआ था? जनवरी 1760 में। कौन विजयी रहे इसमें से? ध्यान रखना, किसके बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। क्लियर। इसमें से जो विजय हुए थे वो कौन हुए थे? आपके अंग्रेज हुए थे। कौन हुए थे? अंग्रेज हुए थे, ये बात याद रखना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, कोच्चिन बंदरगाह, श्रीरंगपट्टनम बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह, ठीक है। अभी बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह सिंपल सी बात है, ये समझो आप, जो पानी के जहाज होते हैं उनका एक समझ लो स्टेशन है। क्या है? ये उनका स्टेशन है, वहां पर रुकते हैं वो, है ना, तो उसको इंग्लिश में पोर्ट कह देते हैं। बंदरगाह जहां पर जो शिप होते हैं, ठीक है, वहां पर रुकते हैं, वहां से माल उतारा जाता है, उन पर चढ़ाया जाता है, तो वो जगह क्या कहलाती है? बंदरगाह कहलाती है। तो सबसे गहरा बंदरगाह है जो भारत का, वो क्या है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है शहर विशाखापट्टनम। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहां है? ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना। कौन सा? राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं यहाँ पर ट्रेनिंग भी होती है, अनुसंधान एंड रिसर्च, ठीक है। कहां पर है आपका? नीलगिरी, चेन्नई, लखनऊ, चंबाघाट, सोलन, ठीक है, कहां पे है? तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? चंबाघाट, सोलन। अब ये कहां है? एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। ये बात याद रखना। यहाँ पर राष्ट्रीय जो मशरूम अनुसंधान है वो यहाँ पर पड़ता है, कहां पर? चंबाघाट पर। अगला प्रश्न, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? बस इनके बारे में इतनी पढ़ना होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपसे ऑप्शन पूछा गया, महानंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडार नदी किस नदी के किनारे है? बद्रीनाथ शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, उत्तराखंड का है, कभी मौका मिले तो घूमने जाइएगा, ठीक है। कौन सा है? आपका अलकनंदा के किनारे क्या है? उपस्थित है बद्रीनाथ शहर। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। तो वो कौन सी? आपकी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अभी सवाल है कि जलोढ़ मिट्टी किस चिड़िया का नाम है? सिंपल सी बात है, जो आपकी क्या होती है? नदियां, जो पानी नहीं देती आपको, केवल सभ्यता की वाहक भी होती है नदियां। तो जो नदियों द्वारा जो मलबा लाया जाता है, ठीक है, वैसे कुछ भी लाया जा रहा है उधर जमा किया जा रहा है, ठीक है। जो नई मृदा लाई जाती है, नई मृदा हर साल आती है, जलोढ़ नदियों द्वारा जो बहाकर मृदा लाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्लियर। नदियों द्वारा बहाकर लाई जाने वाली नवीन मृदा को ही क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसका एक नाम और है, ये सुना होगा शायद आपने, खादर, ठीक है। खादर बांगर सुना होगा। खादर किसका नाम है? जलोढ़ का, ठीक है। खादर यानी नई मिट्टी, याद रखना, नवीन मिट्टी हर साल जम जाती है। इसके अलावा इसका जो लगभग प्रतिशत है भारत में, वो 40% हिस्से में ही पाई जाती है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी पूछे तो कौन है? जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। सबसे अच्छी फसल इसी मिट्टी में क्या होती है? दूसरे नंबर की जो मिट्टी है वो आपकी कौन सी है?
काली मिट्टी है भारत में, सबसे ज्यादा विस्तार फिर इसका है, पहले इसका फिर इसका, ये बात याद रखना। आशा करते हैं समझ विकसित हुई होगी। आगे बढ़ो। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण कौन सा आयोग करता है? अभी सवाल ये कि सरकार क्या लगाती है? जीएसटी। क्या लगाती है? जीएसटी। अभी जीएसटी जो जाता है किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अल्टीमेटम उसी के पास जाता है। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस है वो अलग है, वो कैसे होता है वो एक आध दिन जीएसटी सेपरेट टॉपिक समझा देंगे। अभी जीएसटी क्या हुआ, मान लो 60 रुपए हुआ है, ठीक है, इनकम हुआ है, ठीक है, ये 60 रुपए कलेक्ट किया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और वो उदाहरण के लिए अपन कौन सा ले लेते हैं? आंध्र प्रदेश ले लेते हैं, एपी। तो आंध्र प्रदेश फिर जो अभी 60 रुपए कलेक्ट किए किसने? आपके माफी चाहेंगे केंद्र सरकार ने। तो उसको कैसे बांटना है 60 रुपए का, क्या कैसा रेसो रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? आपका वित्त आयोग। कौन करेगा? वित्त आयोग डिसाइड करता है। ठीक है, इसका काम है राज्य और केंद्र के बीच पैसे का बंटवारा, ताकि लड़े बड़े नहीं, ये सब इसका काम है। अब इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 280 में। कहां मिल जाएगा? 280 में मिल जाएगा। ऐसे राज्य वित्त आयोग होता है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख कहां मिलेगा आपको? अनुच्छेद 243 आई। ठीक है, बहुत बड़ी सीरीज है, इसका एक बार देख लेना, पंचायत में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कहें कि राज्य का जो वित्त आयोग है कोई सेपरेट नहीं है, उसको जो ग्राम पंचायत है उसी के अधीन पढ़ा जाता है। क्लियर है? और इसका गठन कौन करता है? राज्य का वो करता है राज्यपाल, इसका गठन कौन करता है? आपके सभी को पता है, प्रेसिडेंट। कौन? राष्ट्रपति। क्लियर, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। चलो, उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? कौन है? तो आपके सामने अमृत कौर, अमृता प्रीतम, देवराय साहनी, आरती सिंह। तो सही आंसर इसका क्या है? अमृता प्रीतम। कौन? अमृता प्रीतम। करेक्ट, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसे कितने समय के अंदर भरना अनिवार्य है? ठीक है, ये अनिवार्य ग्रामर का इशू है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अनिवार्य मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो कितने समय भरना अनिवार्य है? अभी मन तो ये करता है लोगों का कि बिल्कुल ना भरें, जो बैठा है वही बैठा रहे। ठीक है, खैर अब क्या करें, संविधान में लिखा है तो वो प्रोसेस क्या है? 6 महीने में आपको ये चीज कंप्लीट करनी होती है। क्लियर है? अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो संविधान में लिखा है, इसलिए तो ये लोग फॉलो करते हैं, वरना इनका बस चले तो जो चल रहा है, जो बैठ गया है वो खत्म, उसके आगे बढ़े ही ना। अभी देखो इधर शहर नहीं है, ठीक है, शहर का मुख्य घटक क्या है? अभी बहुत सारा है शहर का मुख्य घटक तो, ठीक है, रोजगार के लिए भी लोग वहीं आते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए वहीं आते हैं, अच्छी लाइफ के लिए लोग वहीं पहुंचते हैं, ऐसे। लेकिन इस शहर की जगह क्या है आपका? शहद है। क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक क्या है? लैक्टोज, बैक्टोज, या फिर आपका फ्रक्टोज। ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर क्या है आपका? फ्रक्टोज। क्या है? सही आंसर फ्रक्टोज है। इसकी वजह से क्या होती है? शहद में वो जो मीठापन आपको महसूस होता है वो इसी की वजह से होता है। क्लियर है? ये बात याद रखें। चलिए, अब क्लास अपने अंतिम चरण में है, अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और आज 25 ही लिए है। ठीक है, किसी वजह से मैं नहीं बना पाया, क्योंकि वो 5 कोई वजह आ गई इसलिए नहीं बना पाया, तो आज 25 में अपना गुजारा करें। आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला ने किसके साथ अलीनगर की संधि की थी? ठीक है, अब इधर दिया है अंग्रेज, अवध नवाब, बंगाल नवाब, या फिर आपका क्या नाम से? अंग्रेज। बताइए इनमें से कौन सही है? सिराजुद्दौला किसके साथ की थी? तो किसके साथ की थी अलीनगर की संधि? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, संधि कब हुई थी आपकी? 1757। कब की गई थी? 1757 में संधि की गई थी, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ठीक है, अभी जो बल्ब आप देख रहे हो, जो लाइट आपके यहाँ लगी होगी, तो आप देखेंगे कि उसमें जो तार लगा होता है वो किसका बना होता है? आपसे सवाल ये पूछा गया है, तो वो टंगस्टन है, चांदी है, लिथियम है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या है इसका सही आंसर? वो है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन। अभी ये क्या है? एक ऐसी धातु है जिसका जो गलनांक है वो बहुत उच्च है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे गलता नहीं, और जब ये गर्म हो जाता है तो ये सफेद रोशनी देता है। ठीक है, और वो आपके बल्ब में लगा होता है और आपको प्राप्त होती है। तो बहुत ज्यादा वो गर्म हो जाता है तो वो क्या होता है? आपको सफेद रोशनी देता है। तो ठीक है, टंगस्टन क्या है? टंगस्टन से बना होता है, जो बल्ब का जो फिलामेंट है जो लगा होता है उसमें तारनुमा, वो इसी का बना होता है। ठीक है, बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला, वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? तो दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी कृष्ण प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? स्वामी विवेकानंद। और एक और मिलता है आपको इसमें, मैथिली शरण गुप्त, ये दो नाम मिलते हैं। ठीक है, बाकी फिर वही बात कि आपके कर्म पे है, आपके भाग्य पे कि कौन सा मानता है जो सामने वाला एग्जाम ले रहा है। तो स्वामी विवेकानंद ही मिल जाएगा कहीं जगह पर, कई जगह पर ये भी मिल जाएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, और कई जगहों पे तो आपको क्या मिल जाएगा? पंडित नेहरू भी मिल जाएगा, ये बात याद रखना। ठीक है,
तो अपने लक को सोचते हुए आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ते हैं। ये वो प्रश्न होते हैं जिनके ना तो कोई हाथ होते हैं ना पैर होते हैं, ठीक है। ये कहें कि बिल्कुल बिना माता पिता के आते हैं ऐसे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है, ठीक है, अगर कितना डिग्री सेल्सियस पे है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो क्या नाम से 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 8 डिग्री सेल्सियस, किस पर सबसे ज्यादा घनत्व होगा पानी का निम्नलिखित में से, ये बात याद रखना, ठीक है। तो सही क्या है इसका आंसर? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक प्राप्त होगा आपको, ठीक है। तो थे ये आज के आपके 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके साथ छलावा होगा कि 30 डाल के आपको 25 करा देंगे, लेकिन ये आज हुआ है, ठीक है। सो टुडे फॉर इनफ, कीप वॉचिंग।